Okay, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जो पेज नंबर मेरे पास है, पेज नंबर मेरे पास जो है वो है 695। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। टॉपिक का नाम है साइनाइड पॉइजनिंग एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका माइक ऑन है, वो काइंडली ऑफ कर ले इसको। ओके, 695 पेज है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी कि हमारी ये पॉइजनिंग जब होती है, जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, तो क्या होता है, किस वजह से हमें मसला आता है। तो आपने याद रखना है, वैसे बुक पे गलत लिखा हुआ है, मैं आपको एंड पे इसका थोड़ा सा ठीक भी करवाऊंगा। इस बुक ने ना थोड़ी सी गलती की है, तो मैं आपको ठीक करवाता हूँ एंड पे। लेकिन पहले हम टॉपिक कंप्लीट कर लें। वो ये कहता है कि जो बोथ साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है ना, दे बोथ इनहिबिट, ये क्या कर देती हैं, बोथ इनहिबिट करती हैं। किसको इनहिबिट करती हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या कर देती हैं? इनहिबिट कर देती हैं। तो पहली लाइन ही उसने ये लिखी है कि भाईजान जो आपकी साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करती है? इनहिबिट कर देती है एरोबिक मेटाबॉलिज्म या एरोबिक रेस्पिरेशन वाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाया वाया इनहिबिशन ऑफ कम्प्लेक्स फोर। ठीक है, कम्प्लेक्स फोर। अब ये क्या चीज है कम्प्लेक्स फोर? तो आप लोगों को मैंने एंडो में एक दिन ना सारा आपको मैकेनिज्म बताया था कि आप खाना खाते हो, खाने में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपके सेल के पास जाता है और वो पहले जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। पायरुवेट किस में जाता है? क्रेब्स साइकिल में जाता है। जब क्रेब्स साइकिल होती है, जब क्रेब्स साइकिल होती है, तो क्रेब्स साइकिल के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आप लोगों ने ये 12th क्लास में भी पढ़ा था और अभी बायोकेमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे। जो ईटीसी होती है ना, आपने याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसका एक कंपोनेंट होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4, या हम इसको कहते हैं साइटोक्रोम सी। ठीक है, साइटोक्रोम सी भी कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स 4 होता है। जो जब आप कोई आप में कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, तो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हो जाता है। अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसने बनानी थी एटीपी। इसने क्या बनानी थी? एटीपी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एटीपी बनेगी। अगर आप साइनाइड खाते हो, अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो, आप साइनाइड खाते हो, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। जब वो इनहिबिट होगी तो एटीपी नहीं बनेंगे। जब एटीपी नहीं बनेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। जब बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपकी बुक ने यही बताया हुआ है कि ये जो दोनों हैं, दोनों क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। किस तरह करते हैं? जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसमें हमारे पास एक साइटोक्रोम होता है, स्पेसिफिक साइटोक्रोम, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम सी। वो ये इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब ये इनहिबिट होता है तो क्या होता है? एटीपी नहीं बनते। जब एटीपी नहीं बनते तो एनर्जी की कमी हो जाती है और क्या हो जाता है? हमारा पेशेंट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। तो इसको हमने देखना है कि ये किस तरह करवाते हैं और इसकी और क्या डिटेल्स हैं, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी इनहिबिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इट कॉजेज हाइपोक्सिया। ठीक है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया वाले सिम्टम्स आएंगे। दैट डोंट फुली करेक्ट विद ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। आपके पास पेशेंट आया किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, या फिर किसका? आपके पास आया पेशेंट साइनाइड पॉइजनिंग का। आपने उसको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश की, आपने उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने की कोशिश की, आपने उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया, पर वो कहता है कि ऑक्सीजन का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? कि भाईजान जो आपकी साइनाइड है, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जकड़ा हुआ है। इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जकड़ा हुआ है, एटीपी नहीं बन रही। आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दो, वो किसी काम ही नहीं आ रही। तो आप जब बाहर से ऑक्सीजन दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस पहली दो लाइन में उसने ये बातें लिखी है, लेकिन ये गलत बातें हैं। मैं आपको एंड पे इसका ठीक भी कराता हूँ। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है? इसमें एन एरोबिक जो मेटाबॉलिज्म होती है वो ज्यादा हो जाती है। एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। चूंकि एरोबिक वाली जो हमारी ऑक्सीजन वाली थी वो तो इनहिबिट हो चुकी है, तो जो एन एरोबिक है वो क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। ये आप लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आए हो। अब हमारा जो टॉपिक है वो असल यहां से स्टार्ट होने लगा है। वो क्या है? वो है जी साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। साइनाइड पॉइजनिंग गौर से देखना है इसको, बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। साइनाइड पॉइजनिंग। अब आपको पता है कि साइनाइड एक कंपाउंड है। ठीक है, साइनाइड क्या है? एक कंपाउंड है। अब आपके पास एक मरीज आया, आपके पास एक मरीज आया और वो एक मजदूर है। और वो कहां से लाया गया? एक कारपेट, जो ये कारपेट होते हैं, या फिर कोई कपड़े की फैक्ट्री थी।
कारपेट या टेक्सटाइल फैक्ट्री, ठीक है, कारपेट या टेक्सटाइल फैक्ट्री थी कोई, उसमें आग लगी। जब उसमें आग लगी तो आप उसमें कोई जो मजदूर था वो बेहोशी की हालत में आपके साथ लाया गया सामने इमरजेंसी में, तो आपने सस्पेक्ट क्या करना है, साइनाइड पॉइजनिंग। क्यों? जो हमारे कारपेट होते हैं या कपड़ा होता है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपका साइनाइड यूज होता है। तो आपने कहना है कोई भी कारपेट या टेक्सटाइल, कोई कपड़े की फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी, उसमें जो मजदूर था वो बेहोश हो गया, वो मेरे पास लाया गया, तो उसमें सबसे पहली चीज आपने क्या सस्पेक्ट करनी है, साइनाइड पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि कपड़ा बनाने के अमल के दौरान क्या यूज होता है, साइनाइड यूज होता है। इसके अलावा आपका एक और कंपाउंड होता है अमिगडेलिन, ठीक है, अमिगडेलिन इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, अमिगडेलिन इंजेक्शन होता है, ये क्या होता है, ये आपने सुना होगा, जो एप्रिकोट होता है, जो आड़ू होता है, आड़ू की ना आड़ू की जो वो होती है, क्या उसको कहते हैं, गिटक कहते हैं शायद, जो आड़ू का बीज होता है, सीड होता है, ठीक है, या फिर जो एप्पल सेब होता है, इसके जो बीज होते हैं, इनमें आपने याद रखना है एक खास किस्म का कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं अमिगडलिन, ठीक है, अमिगडलिन कहते हैं, ठीक है, अमिगडलिन। आड़ू, सेब, इस तरह ये जो फैमिली है पूरी, इसके जो बीज होते हैं, इसमें क्या होता है, अमिगडलिन, और अमिगडलिन कैन कॉज साइनाइड पॉइजनिंग। हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता हूँ। उसके बाद कोई पेशेंट है, उसने क्या कर लिया है, साइनाइड ही इंजेस्ट कर लिया है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और क्या कर लिया है, साइनाइड को ही इंजेस्ट कर लिया, या फिर कोई फायर विक्टिम है, ठीक है, फायर विक्टिम का मैंने आपको बता दिया कि फायर विक्टिम कौन कौन सा हो सकता है, कारपेट या टेक्सटाइल की फैक्ट्री वाला, या फिर एक बच्चा आपके पास सामने लाया गया और उसने क्या इंजेस्ट की कर ली है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, हम सीवीएस में पढ़ चुके हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हम ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं। अब मैं इसको दोबारा बताता हूँ, साइनाइड पॉइजनिंग किस किस वजह से हो सकती है, कारपेट टेक्सटाइल फैक्ट्री में फायर, मतलब कपड़े को आग लगे तो उससे क्या होता है, साइनाइड रिलीज होता है, अमिगडालिन इंजेक्शन, अगर आप आड़ू के बीज बहुत ज्यादा खा लेते हो, या फिर आपको पता है, आप अगर जो सेब होता है एप्पल के आप 150 से 200 सीड खा लो, ठीक है, 150 से 200 सीड खा लो एक ही टाइम, तो आपको क्या हो जाती है, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। तो जो सेब के बीज होते हैं उनसे भी आपने बचना होता है, इसलिए हम उसको निकाल के फौरन बाहर फेंक देते हैं। तो आपने याद रखना है, 150 से 200 बीज अगर आप एक ही टाइम पे सेब के खा लोगे तो आपको साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि अगर एक बच्चा सोडियम जो नाइट्रोप्रोसाइड होता है, ये क्या है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, हम सीवीएस में पढ़ चुके हैं, अगर एक बच्चा इसको इंजेस्ट कर लेता है उसको क्या हो जाएगी, उसको साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि भाईजान आपका जो मरीज होगा वो आपके सामने किस तरह लाया जाएगा, उसकी कंप्लेंट्स क्या होगी, उसको क्या क्या मसला होगा, ठीक है, तो इसको आपने देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखना है, कोई भी इनहेलेशन होना, इनहेलेशन कि कोई चीज उसने इनहेल की थी और उसकी वजह से वो बेहोश हो गया या उसको कोई सिम्टम आ रही है, पहला सिम्टम हेडेक आता है, ठीक है, पहला सिम्टम क्या होगा, वो कहेगा कि यार मेरा सर दर्द होने लग गया है। उसके बाद उसको क्या होगा, सही तरह सांस नहीं आएगा, डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। उसके बाद उसको क्या होगा, उसको ऊंघ आएगी, उसको नींद आना शुरू हो जाएगी, वो बेहोश होने की तरफ जाएगा, ड्रोजीनेस होगी, ठीक है, उसको नींद आने शुरू हो जाएगी। या फिर अगर उसको बहुत सवेर है तो उसको सीजर, उसको झटके भी लगना शुरू हो सकते हैं साइनाइड पॉइजनिंग से। या फिर बहुत ही ज्यादा सवेर है तो कोमा भी हो सकता है। और इसमें आपने अहम बात ये याद रखनी है कि जो स्किन होगी वो क्या होगी, चेरी रेड। आपने किर्गिस्तान में बड़ी चेरियां खाई हुई हैं तो आपको पता होगा कि चेरी का जो कलर होता है वो शदीद लाल होता है, काफी गहरा लाल होता है, तो उसकी जो स्किन होगी वो चेरी रेड होगी, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, उसकी जो स्किन होगी वो क्या होगी, चेरी रेड स्किन होगी, चेरी रेड। और उसका जो सांस होगा, जो वो सांस ले रहा होगा और उसकी जो सांस में खुशबू होगी, जो स्मेल होगी, वो कौन सी होगी, वो होगी बिटर आलमंड ऑर्डर, ठीक है, बिटर आलमंड ऑर्डर। तो ये आपने याद रखना है, उसकी सांस में कौन सी स्मेल होगी, जो बादाम होता है, ये खट्टा जो बादाम होता है उसकी जो स्मेल होगी वो उसकी सांस में स्मेल होगी, उसको सर दर्द हो रहा होगा, उसको सांस नहीं आ रहा होगा, वो बेहोश होने के करीब होगा, उसको झटके लगेंगे और वो कोमा में भी जा सकता है। और उसकी जो स्किन होगी वो स्वेयर केस में क्या होगी, चेरी रेड होगी, ठीक है, चेरी रेड स्किन होगी। ये उसकी होगी प्रेजेंटेशन। बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आपने लैब फाइंडिंग कराई, आपने कहा चलो मैं इसके टेस्ट कराता हूँ, तो आपको लैब फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी, बहुत ही अहम बात कि इसमें जो आपको आर्टीरियल ऑक्सीजन है, जो आर्टीरियल ऑक्सीजन है, जो आपकी आर्टरीज है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको नॉर्मल मिलेगा। ये बहुत हैरानकुन और बहुत अहम बात है। ये आज
आज की क्लास के बाद आपको समझ आ जाएगा कि पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, बड़े स्टूडेंट्स को ये फर्क पता नहीं होता, तो आज आप लोग इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। फिलहाल आप मुझ पे यकीन रख लो कि साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन, जो आर्टरीज में ऑक्सीजन होती है उसका पार्शियल प्रेशर, नॉट सैचुरेशन। सैचुरेशन कम होती है लेकिन पार्शियल प्रेशर नॉर्मल होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको पता है कि साइनाइड पॉइजनिंग है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हुई पड़ी है, इनहिबिट हुई पड़ी है। तो आपकी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब ज्यादा होगी तो उससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो आपके ब्लड में क्या होगा, लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा, मतलब लैक्टेट ज्यादा होगा, और आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो नॉर्मल होगा। और ये जो पार्शियल प्रेशर वाला कंसेप्ट है ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे उसने लिखा है इफेक्ट ऑन, ठीक है, इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये फिलहाल हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, ये मैंने एंड पे इसलिए रखा है, थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक है तो इसको हम एंड पे करेंगे। तो फिलहाल आप मुझ पे यकीन रख लें कि भाईजान जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, कि जो आपकी साइनाइड पॉइजनिंग होती है ना, साइनाइड पॉइजनिंग, इसमें जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है, ये जो कर्व होती है ये नॉर्मल होती है। ये जो कर्व होती है नॉर्मल होती है, ये राइट और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं करती। और इसमें जो कर्व है वो नॉर्मल होती है, और सैचुरेशन भी नॉर्मल होती है। डिस्पाइट एम्पल सप्लाई इट विल बी इनइफेक्टिव ड्यू टू साइटोक्रोम सी। देखो, वो ये कहता है कि इसमें जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, और इसकी जो सैचुरेशन है वो भी नॉर्मल होगी। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है उसमें सैचुरेशन लो हो जाती है, वो हम आगे जाके देखते हैं। सैचुरेशन नॉर्मल होगी, और आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी नॉर्मल होगा, कर्व भी नॉर्मल होगी। और इसके अलावा क्या होगा, आप बाहर से ऑक्सीजन दोगे, ठीक है, एम्पल सप्लाई, आपने बाहर से उसको ऑक्सीजन मास्क भी लगवा दिया, लेकिन वो क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा। क्यों इनइफेक्टिव होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। देखो, आप बाहर से ऑक्सीजन दे सकते हो लेकिन आप साइटोक्रोम सी नहीं सही कर सकते। बट जो साइनाइड है, इसने तो साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बंद किया हुआ है, तो आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दो वो क्या है, इनइफेक्टिव है, उसका कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूंगा कि भाईजान आपका पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन में क्या फर्क होता है, तो गौर से देखना आपने। देखो, ये एक क्या है, मैंने अपना ये एक सिलेंडर लिया, ठीक है, ये मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, ठीक है, इसमें मैंने छोटे छोटे आरबीसीज बना दिए। ये एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, ये इसमें आरबीसीज, मैंने 4 आरबीसीज बना दिए। अब आपको पता है कि आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है ना वो 2 फॉर्म्स में होती है। या तो जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व्ड होगी, जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें डिसॉल्व्ड होगी, मतलब कि आरबीसीज के साथ बाउंड नहीं होगी। या फिर आपकी कुछ ऑक्सीजन क्या होगी, बाउंड होगी। तो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, बाउंडेड होती है। ये हमने दोबारा भी पढ़ना है, सिर्फ आपने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो बाउंडेड भी होती है और अनबाउंडेड भी होती है। आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व भी होती है, कुछ आपकी मिक्स हुई होती है प्लाज्मा के साथ, और कुछ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की हुई होती है। और आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो 2 फॉर्म्स में होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अनबाउंडेड ऑक्सीजन होती है ना, ये जनरेट करती है पार्शियल प्रेशर को। जो आप हम कहते हैं ना कि यार हमारी इस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो हम बाउंडेड नहीं उसमें लेते, हम सिर्फ अनबाउंडेड ऑक्सीजन की बात करते हैं। लेकिन जो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंडेड है, उस वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है सैचुरेशन। वो हमें क्या बताती है, सैचुरेशन। अब साइनाइड पॉइजनिंग ने आरबीसीज को तो कुछ नहीं कहा, ना उसने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कुछ कहा है, उसने तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तंग किया। तो इसमें ना बाउंडेड चेंज होगी ना अनबाउंडेड चेन होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाईजान इसमें सैचुरेशन भी नॉर्मल रहती है और पार्शियल प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर मैं कंप्लीट करके फिर आपसे पूछता हूँ कि क्या इसमें रिपीट करने वाला है। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि आप अगर इसको ऑक्सीजन सप्लाई भी दोगे तो वो क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ठीक है, ये तो हो गया इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको आपने फिलहाल इस पढ़ लेना है, ये हमने टॉपिक पूरा पढ़ना है अभी। डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि एक बंदा आपके सामने आ गया साइनाइड पॉइजनिंग का, उसको आप क्या करोगे। सबसे पहले आपने उसकी क्या करनी है, डीकंटेमिनेशन। ठीक है, डीकंटेमिनेशन। उसके जो कपड़े होंगे वो आपने उतरवा देने हैं फौरन। क्यों, क्योंकि देखो अगर वो किसी ऐसी फैक्ट्री में जो टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी उसमें धुएं की वजह से वो बेहोश हुआ है, साइनाइड पॉइजनिंग हुई है, तो उसके जो कपड़े होंगे उसमें भी साइनाइड होगा। तो सबसे पहले आपने उसके कपड़े उतरवाने हैं, डीकंटेमिनेट करना है, उसको नहलाना है।
ठीक है, उसको नहलाना है, उसके कपड़े उतरवाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको देना है हाइड्रोक्सी कोबाल अमीन। और बड़ा ही कोई एक्सीलेंट बच्चा मुझे बताएगा कि कोबाल अमीन किसको कहते हैं। कोबाल अमीन, हाइड्रोक्सी कोबाल अमीन हम देंगे उसको। जल्दी बताएं जी डॉक्टर तहरीम। यस, डॉक्टर तहरीम ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया। बाकी भी बताएं, डॉक्टर काशिफ ने भी सही बता दिया, अदनान खान ने भी सही बता दिया। बाकी बाकियों को नहीं आता। डॉक्टर पकीजा एक्सीलेंट, आपने भी सही बताया। चलो मैं बता देता हूँ। कोबाल अमीन हम कहते हैं विटामिन B12 को, विटामिन B12 को, B12 मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, अगर इसकी कमी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। अब साइनाइड पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए आप क्या देते हो, विटामिन B12 देते हो। विटामिन B12 की एक खास फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं विटामिन B12A, और उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कोबाल अमीन। तो सबसे पहले आपने उसको आईवी हाइड्रोक्सी कोबाल अमीन देना है, ठीक है, उसको इंजेक्शन लगाना है विटामिन B12 का। फिर आप पहले आपने उसको नहलाना है, कपड़े चेंज करने हैं, फिर आपने उसको क्या करना है, उसको विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाना है। फिर आपने क्या करना है, ठीक है, ये तो उसका डिकंटामिनेशन हाइड्रोक्सीकोबालामीन। उसके बाद आपने उसको क्या देना है, सियानोकोबालामीन। हाँ, अच्छा, इसमें उसने लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोक्सीकोबालामीन है ये किस तरह एक्ट करता है। देखो, जो हाइड्रोक्सीकोबालामीन है ना, हाइड्रोक्सीकोबालामीन साइनाइड के साथ मिलता है, रिएक्शन करता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सियानोकोबालामीन में। ठीक है, सियानोकोबालामीन। अब जो सियानोकोबालामीन है ना, ये बहुत अच्छा बंदा है। ये क्या करता है, ये सियानाइड को अपने साथ अटैच कर लेता है और क्या करता है, चुप करके यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। माइक किसका ऑफ है यार, एक मिनट। ओके, मैंने सबके माइक एक दफा ऑफ कर दिए क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही थी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्सीकोबालामीन किसके साथ अटैच होता है, साइनाइड के साथ, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सियानोकोबालामीन में। जो सियानोकोबालामीन है, ये आपके यूरिन के रास्ते बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि भाईजान, साइनाइड पॉइजनिंग का जो पेशेंट आएगा, हमने पहले उसकी डिकंटामिनेशन करनी है, फिर उसको विटामिन B12 का इंजेक्शन देना है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो साइनाइड होगा वो विटामिन B12 के साथ अटैच हो जाएगा और यूरिन के रास्ते बाहर गटर में चला जाएगा। हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, उसके बाद हम दे सकते हैं नाइट्राइट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, नाइट्राइट्स दे सकते हैं। नाइट्राइट्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ये ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो आपका जो Fe, ये हमने दोबारा भी पढ़ना है, आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इसमें जो आयरन होता है वो Fe+2 फॉर्म में होता है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये Fe+3 में आ जाता है। ठीक है, जब ये Fe2 है, ये Fe+3 में आ जाता है। इसको हम कहते हैं मैथमोग्लोबिनिमिया। ये हमने डिजीज पूरी पढ़नी है, अभी टेंशन नहीं लेनी। जब हम नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रेट्स क्या करेंगे, मेरे Fe2+2 को Fe+3 में कर देंगे। अब जो Fe+3 है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं अटैच हो सकती। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है इसकी वैलेंसी -2 होती है, तो -2+3 वाले के साथ अटैच नहीं हो सकता। बट आपको पता है इसके साथ कौन अटैच हो सकता है, सियानाइड। इसके साथ कौन अटैच हो सकता है, सियानाइड। तो आपने कहना है कि भाईजान हम क्या करेंगे, हम नाइट्राइट्स देंगे। नाइट्राइट्स क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे हीमोग्लोबिन को, जिससे उसका जो आयरन है वो Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होगा। उससे क्या होगा, साइनाइड उसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके साथ जब वो अटैच होगा, ठीक है, जब वो उसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा, सियानोमेथमोग्लोबिनिमिया बनेगा। मतलब कि आपका जो सियानाइड है, सियानोमेथमोग्लोबिनिमिया, ठीक है, मेथमोग्लोबिनिमिया बनेगा। और जो आपका साइनाइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह आप उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हो। मतलब पहले तो जो आपका साइनाइड था वो तो आवारा फिर रहा था ना, वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कर रहा था इनहिबिट। लेकिन अब वो हमने किसके साथ बाइंड कर दिया, हमने बाइंड कर दिया हीमोग्लोबिन के साथ, तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप इसमें क्या दे सकते हो, थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हो। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, ये साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है किस में, साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है किस में, थायोसाइनाइड में। ठीक है, थायोसाइनाइड में। और थायोसाइनाइड बहुत अच्छा बच्चा है, ये क्या करता है, ये यूरिन के रास्ते बाहर गटर में चला जाता है, तो रीनल एक्सक्रीशन हो जाती है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा, और क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि यू आर सिटिंग इन इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी रूम में आप लोग बैठे हो, माशाल्लाह 1-1 करोड़ खर्च करके आप 35,000 लेके इमरजेंसी रूम में बैठे हो, और आपके पास एक पेशेंट आया और वो एक मजदूर है,
और उसकी फैक्ट्री थी टेक्सटाइल की, वो टेक्सटाइल की फैक्ट्री में काम करता था। तो उस वहां आग लगी, वो आग लगी और वो आपके पास लाया गया है, सामने आपके है जी मरीज। तो आप सबसे पहले क्या सस्पेक्ट करेंगे? यू विल सस्पेक्ट साइनाइड पॉइजनिंग, पहला क्वेश्चन ये आएगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर आप यूएसएमएलई करते हो, एनएलई की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो इतने मुश्किल सवाल पूछ सके। जो आपका यूएसएमएलई है उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि वाई पार्शियल प्रेशर एंड सैचुरेशन आर नॉर्मल इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो आपको आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि भाईजान जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अनबाउंडेड ऑक्सीजन की वजह से होता है। जो आपका बाउंडेड ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, वो सैचुरेशन बनाती है। तो आपका जो साइनाइड है ना, वो बाउंडेड ऑक्सीजन को कुछ कह रहा है ना अनबाउंडेड को कह रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर रहा है। तो इस वजह से हमारी सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर नॉर्मल रहते हैं। अब एनएलई में कैसे क्वेश्चन आएगा? एनएलई वाले क्या पूछते हैं? एनएलई वाले पूछते हैं कि यार साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट बता दो। तो आपने 3 बातें याद रखनी है। हम सबसे पहले उसको क्या देंगे? विटामिन बी 12 देंगे। और विटामिन बी 12 कौन सा देंगे? हाइड्रोक्सी कोबालामीन, ठीक है, विटामिन बी 12 आईवी देंगे। फिर हम क्या देंगे? फिर हम उसको नाइट्राइट्स देंगे। नाइट्राइट्स क्या करते हैं? नाइट्राइट्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं हीमोग्लोबिन को, जिससे हमारा जो मैंने इसमें मीन नॉर्मल होगी, मीन इसमें ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल होगी। हाँ, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल होगी, इसमें ऑक्सीजन नॉर्मल है। आगे आपकी ऑक्सीजन किसी काम ही नहीं आ रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद है। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रेट्स दे सकते हैं और सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एनएलई के हवाले से। अगर आपने एनएलई करना है तो ये तीनों आपने याद रखने हैं कि हाइड्रोकोबालामीन दे सकते हैं, नाइट्राइट्स दे सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूएसएमएलई करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। देखो, आप लड़कियों को पता होगा, लड़कियां जो नेल पॉलिश यूज करती हैं, इनको बाद में वो एक खास किस्म का कोई केमिकल होता है, मुझे खुद नहीं पता, एसीटोन पता नहीं क्या होता है, वो उससे रिमूव करती हैं, उसको हम कहते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है। अब अब अभी तो जदीद दौर है, लेकिन पहले कुछ साल पहले जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर था ना, नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें साइनाइड डालते थे वो, साइनाइड। तो वो कहता है कि आप इमरजेंसी में बैठे हो, आपके पास एक बच्चा लाया गया और उसने नेल पॉलिश रिमूवर क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, उसने नेल पॉलिश रिमूवर को ही पी लिया। ठीक है। तो जब वो पिएगा तो क्या होगा, उसको साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। तो लेकिन वो पहले होता था, अब नहीं होता। ठीक है। तो नेल पॉलिश रिमूवर जो पहले होते थे ना, वो उसमें यूज होता था साइनाइड, लेकिन अब हम एसीटोन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने देख लेना, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक हो गया। अब जरा मुझे एक दफा बता दें कि साइनाइड पॉइजनिंग सबको क्लियर हो गया, फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस एक्सीलेंट, क्लियर है। बाकी बताएं, मुदस्सर को भी क्लियर है, डॉक्टर सुवीना को भी क्लियर है, डॉक्टर अनम को भी क्लियर है, तकरीबन सबको आपको क्लियर हो गया। आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब हम आपकी बुक ने लिखा हुआ है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये मैं बताता हूँ कहाँ पे होती है, और लड़के इसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, देखो, आपने कभी गौर किया हो कि आपकी बाइक आइसोप्रोपाइल एसीटोन, हाँ अभी आइसोप्रोपाइल एसीटोन हम यूज करते हैं, पहले एसीटोन नहीं था यूज होता। अच्छा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, आपने कभी गौर किया हो कि आपकी जो गाड़ी होती है, जब वो गैराज में खड़ी, और गैराज जो आपका वो क्लोज्ड है, तो आप सुबह सुबह जब स्टार्ट करते हो ना, तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, और आपको अंदर ना दम घुटता है। आप स्टार्ट करके सुबह वहां पे खड़े नहीं होते, अगर वो क्लोज्ड गैराज, अगर तो खुला फिर तो नहीं, फिर तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। लेकिन जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है कि आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे बनती है, क्योंकि क्लोज गैराज होता है, ऑक्सीजन कम होती है। या फिर आपने बड़ा मशहूर एक पिछले साल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था मरी में। आपने सुना होगा कि मरी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से काफी लोग मर गए थे। क्यों? क्योंकि वो होटल नहीं थे उनको मिले, और उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट की थी और वो हीटर चला के सो गए थे, और उनमें जो कार पूरी थी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई थी, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज साइलेंट किलर। ठीक है, ये चुप करके कार्रवाई डालती है। ठीक है, इसकी ना कोई स्मेल होती है, और ना हमें जल्दी इसके सिम्टम्स मिलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आपने बचना होता है, आपने क्लोज जगह पे कभी भी हीटर नहीं चलाना। ठीक है। तो गाड़ी है तो गाड़ी में हीटर चला के नहीं सोना, या कमरा है तो कमरे में हीटर चला के नहीं सोना। क्यों? क्योंकि जो हीटर होता है वो सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये साइलेंट किलर है। ये आपको, अगर आप सोए हैं ना हीटर लगा के, तो फिर आप माशाल्लाह सोए ही रहेंगे, फिर जाग नहीं सकते। ठीक है, तो ये साइलेंट किलर है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है, ये किस किस में होती है? मोटर एग्जॉस्ट में होती है। ठीक है, मोटर एग्जॉस्ट,
यस, डॉक्टर तहरीम हमारी नॉलेज में इजाफा कर रही हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो कहते हैं ना कि बारिश आता है तो पानी आता है, तो डॉक्टर तहरीम हमें बता रही हैं कि रात को हीटर बंद करके सोएं। मोटर एग्जॉस्ट, उसके अलावा गैस हीटर्स, गैस हीटर्स या फिर फायर विक्टिम्स। अच्छा, फायर विक्टिम्स या फिर आपकी जो स्मोकिंग होती है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये हम क्वेश्चन करते हैं एंड पे। अच्छा, आपने याद रखना है जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो कहाँ कहाँ से निकलती है? मोटर जो कारें होती हैं, गाड़ियां, उनके एग्जॉस्ट से, गैस हीटर से, या फिर फायर विक्टिम से। ठीक है, जो फायर विक्टिम होते हैं उनके उनसे, गैस हीटर से, या फिर मोटर एग्जॉस्ट से। अब होता क्या है इसकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलेगी, आपके पास मरीज कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला सिम्टम क्या आता है? हेडेक। जो पेशेंट होगा वो कहेगा कि यार सर दर्द कर रहा है, ठीक है, हेडेक है। और क्या कहेगा? उसमें हेडेक होगी और वॉमिटिंग। वॉमिटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वॉमिटिंग। ठीक है, वो उल्टियां करेगा, उसकी सर दर्द होगी, और क्या होगा? उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, विजुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस। फायर विक्टिम में कौन सा एरिया होगा? ओके, मैं बताता हूँ काशिफ, एक मिनट। हेडेक, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, और इसमें क्या है? और इसमें कोमा भी हो सकता है। ठीक है, कोमा भी हो सकता है। एंड मे हैव चेरी रेड, इसमें भी हमें चेरी रेड स्किन मिलती है, चेरी रेड स्किन। बट अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाए ना, तो आपको जो चेरी रेड स्किन है, आपको बुला मिलेंगे। ठीक है, बुला, बुला ऑन स्किन। अब बुला क्या होता है? आपको पता हो, आपका कभी हाथ जला हो, तवे पे हाथ लग गया हो रोटियां बनाते हुए या सालन बनाते हुए, हाथ लग गया हो, तो वो एक फ्लुआ सा बन जाता है, उसको हम पंजाबी में शायद फ्लुआ ही कहते हैं। वो एक ना उभार सा बन जाता है, ये स्किन है। ठीक है, तो इस तरह आपका एक उभार सा बन जाता है। यस, छाला। डॉक्टर तहरीम एक्सीलेंट, छाला। छाला बन जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर को हम क्या कहते हैं? बुला कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। बाकी हम इसकी डर्मा में और भी डिटेल पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये आपका मरीज क्या होगा? इसके सर दर्द हो रहा होगा, इसको उल्टियां आ रही होंगी, इसको धुंधला दिखाई देगा, और इसकी जो स्किन होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो इसकी स्किन होगी उसमें वो क्या होगी? चेरी रेड होगी, काफी लाल, काफी ज्यादा लाल लाल होगी। और क्या होगी? उसमें ब्लिस्टर्स होंगे, बुले होंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। उसके बाद इसमें आप जब लैब कराओगे, आपने कहा चलो मैं इसकी रिपोर्ट कराता हूं, तो आपको लैब फाइंडिंग क्या मिलेगी? लैब फाइंडिंग आपको क्या मिलेगी? आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल है, जो आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो क्या मिलेगा? वो आपको नॉर्मल मिलेगा। वो क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। वो क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपको इसमें क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने याद रखना है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, इसकी 200 गुना ज्यादा अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब अगर हम एक एक पलड़े में ऑक्सीजन रखते हैं और एक पलड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड रखते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज्यादा अफिनिटी रखती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो क्या करती है? वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। इस वजह से हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलती है। और इसमें क्या होगा? इट इज एसोसिएटेड विद बायलेटरल ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, आपकी जो स्कल होती है ना, जो आपकी स्कल होती है, इसमें ग्लोबस पैलिडस एक ना स्ट्रक्चर है, ग्लोबस पैलिडस। तो आप जब एमआरआई कराओगे, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की एमआरआई कराओगे, तो जो ग्लोबस पैलिडस होगा, आपकी बुक ने भी डायग्राम बनाई हुई है, ग्लोबल पैलिडस आपके स्कल में जो मिड फेस है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी लीजन हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? लीजन हो जाएगी। तो ये आप इसको लैब फाइंडिंग में दे सकते हो। आपको पार्शियल प्रेशर क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगी। और आपको जो ग्लोबस पैलिडस है, एमआरआई पे वो क्या मिलेगा? वो उसकी लीजन मिलेगी। और इसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि रेयरली अकर इन साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, जो ये वाली चीज है ना, ये जो ग्लोबस पैलिडस है, ये साइनाइड पॉइजनिंग में रेयरली होती है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ये होती है। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपका इफेक्ट ऑन ओडीसी, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इस पे क्या इफेक्ट आता है? तो फिलहाल हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप मेरे पे यकीन रख लें कि इसमें लेफ्ट शिफ्ट आती है। ठीक है, इसमें क्या आती है? लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व। ये हम आगे जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व, लेफ्ट शिफ्ट आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड में लेफ्ट शिफ्ट आती है, जिसकी वजह से आपने याद रखना, जब भी हमारी जो शिफ्ट है, जो कर्व है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है ना, तो आपकी जो अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है, उसकी हीमोग्लोबिन की, वो ज्यादा हो जाती है।
एफिनिटी किसको कहते हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी को। तो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आपने याद रखना जब भी लेफ्ट शिफ्ट आएगी हम इसको पढ़ेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल मैंने इसको एंड पे इसलिए रखा था, ये मुश्किल सा थोड़ा सा टॉपिक। तो जब भी लेफ्ट शिफ्ट आती है तो क्या होता है, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी तो अपने साथ वो अटैच करके रखेगा, अपने साथ उसको अटैच करके रखेगा। तो अगर कोई बंदा हमारे साथ बहुत ज्यादा अटैच है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अटैच है, तो उसकी जो अनलोडिंग होगी उसकी डिक्रीज अनलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज क्या हो जाएगी, अनलोडिंग। डिक्रीज अनलोडिंग हो जाएगी, मतलब कि हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, नो ऑक्सीजन। ठीक है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। मैं इसको सम अप करता हूं, देखो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ। उसने क्या किया, वो बाइंड हो गई हीमोग्लोबिन के साथ। जब वो बाइंड हुई हीमोग्लोबिन के साथ तो आपकी जो आपकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट कर्व है। जब एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बड़ा टाइटली बाइंड कर लेगी, उसको छोड़ेगी नहीं। जब उसको छोड़ेगी नहीं तो अनलोडिंग नहीं होगी। जब अनलोडिंग नहीं होगी तो टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जब टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ साइलेंट किलर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाईजान इसमें आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, किसी के साथ भी ज्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हम बताते हैं कि भाईजान जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो इसमें कम हो जाती है। देखो साइनाइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारी क्या थी, नॉर्मल थी, बट इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपने याद रखना है, इसको हम समझते हैं। देखो मैंने कहा था कि आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं, 1 2 3 और 4। अब हुआ क्या कि 2 पे तो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को बैठा लिया क्योंकि उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा थी, और दो दो जगह आपको मिली किसकी, ऑक्सीजन की। यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच होगी। अब इसकी सैचुरेशन कितनी है, 50% है। इसकी सैचुरेशन कितनी है, 50% है। अब इसकी सैचुरेशन क्या हो गई है, कम हो गई है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार सैचुरेशन किस में होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कंपिटेटिवली, ये कंपीट करती है ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग साइट के लिए। ठीक है, ये कंपिटेटिवली बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती, जिससे ऑक्सीजन कम अटैच होती है। और सैचुरेशन हम किसको कहते हैं, बाउंडेड ऑक्सीजन को। और पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं, अनबाउंडेड ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है। फिर मैं इसका ग्राफ समझाता हूँ। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये होगा आप अच्छा इसमें जो सैचुरेशन है वो कम है, तो जो आपने देखा होगा डॉक्टर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं। ठीक है, वो आपकी उंगली पे एक पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं आपकी सैचुरेशन चेक करने के लिए। तो अगर आपको साइनाइड पॉइजनिंग है तो आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर होगा वो नॉर्मल शो करेगा, वो 98 99 शो करेगा। बट अगर आपको क्या है, अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो कम सैचुरेशन शो करेगा। तो इसलिए जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको हम यूज कर सकते हैं टू डायग्नोज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इसमें जो सैचुरेशन है वो कम हो जाती है। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट है कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे। आप उसको मास्क लगाओगे, ऑक्सीजन मास्क लगाओगे और उसको 100% ऑक्सीजन दोगे। मतलब जितनी भी आप उस मास्क के थ्रू एयर दोगे वो क्या होगी, 100%। ये हम ना वैल्यू सेट करते हैं, सिलेंडर के ऊपर एक लगा होता है गेज लगा होता है, उससे हम उसको ऑक्सीजन को सेट करते हैं कि कितने परसेंट ऑक्सीजन हमने देनी है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट है तो आपने उसको 100% ऑक्सीजन देनी है, और उसको क्या करना है, हाइपर बैरिक। ठीक है, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन। हाइपर बैरिक का क्या मतलब है, बैरिक का मतलब होता है प्रेशर, बैरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो जो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है हमारी ऑक्सीजन का, वो आपके एल्वलाई में होता है 104। तो आपने 104 से भी बढ़कर देनी है अगर वो बहुत स्वेयर है, अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत स्वेयर है। ठीक है, अब जरा मुझे एक दफा बता दें कि आपको ये क्लियर हुआ है या मैं इसको दोबारा बताऊं, फिर मैं आपको इसका ग्राफ समझाता हूँ। बड़ा आसान सा टॉपिक, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से इसलिए समझाना था कि इसमें से एमसीक्यूज आते होते हैं। डॉक्टर अक्सा को क्लियर हो गया, बाकी बताएं। डॉक्टर समीना को भी क्लियर हो गया, डॉक्टर पतीजा, तकरीबन सबको आपको क्लियर हो चुका है। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं और आप अब हम ग्राफ समझते हैं आपका, कि आपकी बुक ने जो एक ग्राफ बनाया है वो ग्राफ क्या है। बड़ा आसान सा ग्राफ है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। देखो दिस इज अ ग्राफ, और ये ग्राफ किस किस के दरमियान है, ये ग्राफ है जी आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमने एक तरफ क्या ली, अनबाउंडेड ऑक्सीजन ली, अनबाउंडेड ऑक्सीजन। और दूसरी तरफ क्या ली, दूसरी तरफ हमने सैचुरेशन ली, मतलब कि बाउंडेड ऑक्सीजन। बाउंडेड ऑक्सीजन एक तरफ ली और हमने इसको मैं बाउंडेड लिख देता हूँ, ये बाउंडेड है, और दूसरी तरफ अनबाउंडेड। अब हुआ क्या,
जो आपकी नॉर्मल कर्व होती है, नॉर्मल कर्व कुछ इस तरह बनती है, ठीक है? जितना ज्यादा आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे, आपकी ऑक्सीजन की जो बाउंडिंग कैपेसिटी है, आपकी ऑक्सीजन बाउंडेड जो है वो उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर एक बंदे को क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उसकी जो ऑक्सीजन है वो तो बाइंड ही नहीं कर पाएगी, वो तो उसके साथ सही तरह मतलब क्योंकि देखो 4 पॉकेट्स होती है ना, 4 पॉकेट्स होती है, 1 2 3 और 4 पॉकेट्स होती है, 4 चेन्स होती हैं। तो 2 पे तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बैठती है, सिर्फ 2 बच गई हैं। तो इस वजह से हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे भी, बट आपकी जो बाउंडेड ऑक्सीजन है वो कम ही होगी। तो आपका जो कर्व होगी वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड शिफ्टिंग। और ये क्या होगा, इसमें 50% जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई पड़ी है इस कर्व में। दोबारा समझाता हूँ ग्राफ को, उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब हमारी जितनी ज्यादा ब्लड में ऑक्सीजन अनबाउंडेड होगी, उतने ज्यादा उसके चांस है कि वो बाइंड कर जाए किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है? तो दिस चीज जो मैंने ब्लैक से बनाई है, ये क्या है, नॉर्मल है, मान लिया। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा कि यार अगर किसी बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, और जो उसकी 4 पॉकेट्स थी उसमें 2 तो किसने फिल कर ली, 2 तो फिल कर ली किसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने, 2 बच गई, 2 पे आपकी ऑक्सीजन आई, तो आपकी जो सैचुरेशन होगी वो 50% होगी, ठीक है? तो हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते भी जाएं, जितना मर्जी पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जो कर्व होगी वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि 50% पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बैठी हुई है, ठीक है? तो ये आपका ग्राफ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बुक पे चूंकि लिखा हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है आपको समझाना, इसलिए मैंने समझा दिया। हम आगे चलते हैं, इसमें से आपका जो इंटरेस्टिंग बात है प्रेगनेंसी के रिलेटेड, ठीक है? वो क्या है, देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है। अच्छा, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है? प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी, उसके जो यूट्रस है उसमें बेबी है, ठीक है? उसके यूट्रस में बेबी है, लेकिन वो अपनी अयाशियों से बाज नहीं आती। वो क्या करती है, वो सूटे पे सूटा लगाती है, वो स्मोक करती है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है, ठीक है? वो क्या करती है, स्मोकिंग करती है, ठीक है? वो क्या करती है, स्मोकिंग करती है, बहुत ज्यादा सूटे लगाती है। अब आपको पता है जो आप सिगरेट होती है, इसमें 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो आपकी क्या होती है, निकोटीन होती है, ठीक है? जो उसका टोबैको होता है उसमें निकोटीन होती है। और क्या होता है, आप धुआं जो स्मोक होता है, ठीक है? स्मोक आपका जो स्मोकिंग है, जो आप सिगरेट पीते हो, उसमें 2 चीजें होती हैं, या निकोटीन होती है, स्मोक होती है। अब जो स्मोक होता है, स्मोक में क्या होता है, स्मोक में कम ऑक्सीजन होती है, तो इसमें क्या आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी उस मदर के ब्लड में, तो ये क्या कर देगी, डिक्रीज सैचुरेशन। ये क्या कर देगी, डिक्रीज सैचुरेशन। जब ये डिक्रीज सैचुरेशन करेगी, तो जो आपकी प्लेसेंटल आर्टरीज हैं, ठीक है? जो प्लेसेंटल आर्टरीज हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो कम पहुंचेगी, ज्यादा पहुंचेगी, जल्दी बताएं मुझे। अगर एक बंदी स्मोकिंग करती है, तो उसके जो प्लेसेंटल आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, कम पहुंचेगी? डॉक्टर तरीम एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बता रही हैं, डॉक्टर अनम भी बिल्कुल सही बता रही हैं कि उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन जब कम पहुंचेगी, तो जब बेबी था उसको क्या हो जाएगी, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब कि जो उसका बेबी होगा उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, ठीक है? तो आपने कहना है कि माँ जी अगर आपने बच्चा पैदा करना है तो आपने सूटे नहीं लगाने, ठीक है? क्यों नहीं लगाने, क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे सैचुरेशन कम हो जाती है, और हमारा जो बेबी होगा उसकी IUGR हो सकती है। या फिर जो निकोटीन होता है, जो निकोटीन होती है, निकोटीन के बारे में आपने पढ़ा है कि ये क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ये जो वेसल्स होती हैं उसको क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, कम ब्लड जाएगा प्लेसेंटा की तरफ। जब कम ब्लड जाएगा प्लेसेंटा की तरफ, तो क्या होगा, अगेन आपके जो बेबी होगा उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, क्योंकि उसको खुराक ही नहीं मिल रही, तो वो घंटा सही होगा ग्रो। तो उसकी क्या हो जाएगी, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो आपने याद रखना है कि हाउ स्मोकिंग कॉज IUGR बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बाय निकोटीन, ठीक है? अब जरा